औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर क्लास हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है फ्लूइड डायनामिक्स। यानी आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम इसके फर्स्ट 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही आसान और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम फ्लूइड डायनामिक्स की बात करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले स्टूडेंट्स को स्टार्ट करने से पहले हम सिंपल मैटर की डिफ़ाइन करते हैं, जो आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। तो स्टूडेंट्स, मैटर के बाद अगर हम फ्लूइड की बात करें या फ्लूइड की कुछ कंडीशंस को स्टडी करना चाहें, तो हम फ्लूइड को एट रेस्ट स्टडी करेंगे तो वो स्टैटिक कंडीशन में आएगा। अगर हम इसके साथ साथ इसकी मोशन को स्टडी करेंगे तो वो डायनामिक्स में आएगा, यानी फ्लूइड डायनामिक्स में आएगा। तो स्टूडेंट्स, फ्लूइड की मोशन को स्टडी करने का एक तरीका है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन फिर भी इसकी कॉम्प्लिकेटेड को साइंटिस्ट ने आसान करके इसकी कॉम्प्लिकेशन को मज़ीद इस पे एक्सपेरिमेंट करके आसान किया है, जिसकी वजह से हम कुछ अजम्पशंस क्रिएट करते हैं। कुछ अजम्पशंस की वजह से सारे एक्सपेरिमेंट और फ्लूइड के बारे में स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम 2 बेसिक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ेंगे, जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, सेकेंडली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो इस चैप्टर के हवाले से अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करेंगे तो यहाँ हम उसको रिलेट करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के साथ। अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे तो हम इस चैप्टर में उसको रिलेट करेंगे बर्नौलीज़ इक्वेशन के साथ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 6 का जो टॉपिक फर्स्ट है 6.1 उसकी तरफ आते हैं। विस्कॉस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ कुछ लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, हम सिंपली बात करते हैं कि जब हम फ्लूइड की मोशन की स्टडी करेंगे तो इसके अंदर एक फ्रिक्शनल इफ़ेक्ट आएगा उसकी डिफरेंट लेयर्स के दरमियान। अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि फ्लूइड के अंदर कौन सी लेयर्स होती हैं, तो स्टूडेंट्स, जिस तरह सिंपली हम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं कि कुछ चीज़ों की लेयर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप यही एग्जांपल ले लें कि जब आप मैच बॉक्स होती है ना, जो माचिस, जब आप 4 मैच बॉक्सेस को एक दूसरे के ऊपर रख के एक लेयर बना लेंगे, अब उनकी जब डिफरेंट लेयर्स के दरमियान एक रिलेशन होगा, इन्हीं लेयर्स को मैंने रिलेट करना है फ्लूइड के अंदर, यानी फ्लूइड के साथ, तो आपको समझ आ जाएगी। स्टूडेंट्स, जब आपने 4 मैच बॉक्सेस को एक दूसरे के ऊपर रख के, फॉर एग्जांपल वो अपने हैंड के ऊपर आपने इनको जोड़ा हुआ है, तो जब आप अपने हैंड को ज़रा सा मूव करवाएंगे तो सबसे पहले जो ऊपर वाली जो मैच बॉक्स होगी वो डिस्टेबल होगी। इसका क्या मतलब है, जो सबसे नीचे वाली मैच बॉक्स थी वो बाद में डिस्टेबल होगी, या उससे नीचे वाली जो लेयर्स हैं। इसकी वजह यही है कि स्टूडेंट्स, जो सबसे टॉप वाली मैच बॉक्स है उसके ऊपर अगर हम फॉर एग्जांपल टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे तो सबसे पहले वो ही डिस्टेबल होगी। नीचे वाली क्यों नहीं डिस्टेबल होंगी? क्योंकि ऊपर वाली जो 3 मैच बॉक्सेस हैं वो नीचे वाली सबसे बॉटम वाली मैच बॉक्स के ऊपर एक फोर्स लगा रही हैं, इसीलिए उनके ऊपर उस टेंजेंशियल फोर्स का असर थोड़ी देर बाद होगा, यानी कुछ नैनो सेकंड या जो भी आप कह लें, लेकिन कुछ ना कुछ उसके अंदर वक्फा होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम फ्लूइड की बात करें, जब हम फ्लूइड गिराएंगे ज़मीन के ऊपर तो सबसे पहले उसकी हम टॉप वाली लेयर को मूव करते हुए देखेंगे। अब स्टूडेंट्स, इधर हमने मेन बात करनी है विस्कॉस के बारे या विस्कोसिटी के बारे में, जिसका रिलेशन बेसिकली गाढ़ापन यानी लिक्विड के गाढ़ेपन से है। तो स्टूडेंट्स, अब हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात करते हैं और उसके अंदर फ्लूइड की लेयर्स की बात करते हैं, जो आपको इजीली अब समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन different layers of a flowing fluid is described in terms of viscosity of the fluid। तो viscosity क्या है? गाढ़ापन है। इसकी मज़ीद डिस्कशन हम अभी करते हैं। Viscosity measure how much force is required to slide one layer of the liquid over another layer। वही बात स्टूडेंट्स के
विस्कोसिटी क्या है कि कितनी फोर्स चाहिए जो लिक्विड है उनको फ्लो करने के लिए, यानी उसकी सबसे अगर हम टॉप वाली लेयर की बात करेंगे तो उसको मूव करने के लिए एज कंपेयर टू अनदर लेयर्स। तो स्टूडेंट्स हम इस डिस्कशन को हम मज़ीद बढ़ाते हैं। सब्सटेंसेस दैट डू नॉट फ्लो इजीली सच एज थिक टार बोलते हैं लुक, जो बेसिकली रोड्स बनाने के लिए काम आती है, एंड हनी, शहद की बात की है, हैव लार्ज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यूजुअली डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर, ये जो लिखा हुआ है ये ईटा है, ग्रीक लेटर ईटा। तो स्टूडेंट इसकी जो विस्कोसिटी है उसको एक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के कोफिशिएंट के साथ कंपेयर किया गया है, जिसको ग्रीक वर्ड या ग्रीक लेटर ईटा से शो किया जाता है। अब स्टूडेंट्स हमने ईटा की वैल्यू निकालनी है डिफरेंट फ्लो के लिए, डिफरेंट फ्लूइड्स के लिए। तो अगर हम सिंपली एक फ्लूइड को ले लें उसके लिए ईटा की वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे तो किस तरह होगी। सबसे पहले हम फोर्स की बात करते हैं। किसी फ्लूइड की लेयर्स के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसका कोई ना कोई एरिया भी होगा, उसकी कोई ना कोई लेंथ भी होगी। जब हम वो फोर्स लगाते हैं उस लिक्विड के ऊपर तो वो किसी वेलोसिटी के साथ मूव भी करेगा। तो स्टूडेंट्स ईटा की वैल्यू की तरफ जा रहे हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं उस लिक्विड के ऊपर, जैसे मैंने कहा था मैच बॉक्स के ऊपर हम फोर्स लगाएंगे, वैसे ही जब किसी लिक्विड के ऊपर फोर्स लगती है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके एरिया के, और साथ में अगर हम कहें कि उसकी वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी तो उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, उसकी वेलोसिटी के भी। अब ये वाली फोर्स इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, उसकी लेंथ के। जैसे मैंने मैच बॉक्सेस की एग्जांपल दी थी, तो जितनी उसकी लेंथ होगी ज़्यादा होगी उतना ही उसके जो बॉटम वाली लेयर्स हैं उस पर फोर्स बाद में लगेगी। तो स्टूडेंट्स इस रिलेशन को अगर हम लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया और उसकी वेलोसिटी के, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ फ्लूइड। अब अगर हम इसके अंदर से प्रोपोर्शन का साइन ख़त्म करना चाहें तो एक कोफिशेंट या एक कांस्टेंट हम अपीयर करवाएंगे जिसका नाम ईटा है। अब स्टूडेंट्स अगर हम उस ईटा की वैल्यू निकालना चाहें तो किस तरह से निकलेगी, उसका रिलेशन बनेगा FL/AV। अब स्टूडेंट्स हम इसकी डायमेंशंस को और उसका यूनिट को जब डिराइव करना चाहेंगे तो क्या हमारे पास आएगा FL/AV। अगर हम F की बात करेंगे तो इस तरह इसका यूनिट न्यूटन आ जाएगा, अगर हम L की बात करेंगे इसका यूनिट मीटर आ जाएगा। अब अगर डिनोमिनेटर में बात करेंगे तो एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। इन सारी बातों को सम अप करने के बाद स्टूडेंट्स अगर हम इसका यूनिट लिखना चाहेंगे ईटा का तो वो पास्कल इंटू सेकंड आ जाएगा। इसके साथ हम इसकी डायमेंशन भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारी डिस्कशन जो है, इस डिस्कशन के अंदर अगर हम इसका यूनिट लिखना चाहें तो वो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अगर हम इसकी डायमेंशन लिखेंगे तो वो ML-1 T-1 यानी M पर L पर टाइम, इस तरह इसकी हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम विस्कॉस ड्रैग एंड स्टोक्स लॉ की तरफ आएँ तो इसी के अंदर जो स्टोक्स लॉ है, स्टोक्स साइंटिस्ट ने इसके बारे में कुछ अजम्पशंस दी हैं कि इसकी अजम्पशन तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं। जस्ट हम एक ड्रॉपलेट या वाटर ड्रॉपलेट की एग्जांपल लेके इसका रिलेशन निकाल सकते हैं। वो किस तरह से है कि जब कोई एक ड्रॉपलेट है उसका फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ना कोई एरिया है, कोई ना कोई उसका वॉल्यूम है, इसी तरह इसकी सारी कैलकुलेशंस को हम अगर बात कर लें कि वो वाला जो ड्रॉपलेट है वो स्फेरिकल शेप का है, अब उसका कोई रेडियस भी होगा। अब वो वाला जो ड्रॉपलेट है किसी फ्लूइड के अंदर जब मूव करेगा तो उसके अंदर कौन सी कंडीशंस होंगी, वो किस तरह से मूव करेगा उसके अंदर। तो इसके साथ एक छोटी सी डिस्कशन है जो हम रीड करते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू अ फ्लूइड एक्सपीरियंसेस अ रिटार्डिंग फोर्स इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। तो स्टूडेंट्स अब हम ड्रैग फोर्स की बात करेंगे तो ये वाली अपोजिंग फोर्स होगी। जैसे हम चलती हुई गाड़ी के अंदर से अपना हैंड बाहर निकालेंगे उसकी विंडो से
तो क्या होगा, हमारे हाथ के ऊपर एक फोर्स लगेगी। इसी तरह उसको हम क्या कह सकते हैं कि वो ड्रैग फोर्स है। इसी तरह जब एक स्फेरिकल ड्रॉपलेट है वो किसी फ्लूइड के अंदर मूव करेगा तो उसके ऊपर भी एक ड्रैग फोर्स लगेगी। According to Stokes' law, the drag force on a spherical object of radius r moving with speed v through fluid of viscosity eta is given by। अब स्टूडेंट्स इसके लिए एक फोर्स है ड्रैग फोर्स जिसकी वैल्यू 6 ईटा आर वी। ये किसके लिए है स्टूडेंट्स? ये वाली ड्रैग फोर्स, एक ड्रॉपलेट है वो किसी विस्कॉस मीडियम के अंदर फ्लो कर रहा है या जा रहा है, तो ये वाली फोर्स ड्रैग फोर्स होगी जिसकी वैल्यू 6 ईटा आर वी है। ड्रैग फोर्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीजेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स के जब हम किसी गाड़ी में जा रहे हैं तो अगर गाड़ी बहुत तेज़ होगी तो हम हाथ बाहर निकालेंगे तो हमारे हाथ के ऊपर एक एयर की फोर्स लगेगी जो हमारे हाथ को पीछे की तरफ लेके जाएगी। इसी तरह ये वेलोसिटी पे डिपेंड करती है ये वाली फोर्स। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसकी टर्मिनल वेलोसिटी की बात करेंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी भी आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जब कोई बॉडी सस्पेंड होती है या ऊपर से नीचे की तरफ जब वो मूव करती है तो एक टाइम आता है कि वो ऐसी वेलोसिटी यानी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेती है कि यूनिफॉर्म मोशन के साथ वहाँ वो मूव करना शुरू कर देती है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर हम कंडीशन पढ़ेंगे कि जो फ्लूइड है या उसका ड्रॉपलेट है वो मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी 0 से लेकर मैक्सिमम एक्सेलरेशन में चेंज आएगा, और जब हम उसकी वेलोसिटी v जब इक्वल हो जाएगी टर्मिनल वेलोसिटी के अंदर तो उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ, इसमें हम एक कंडीशन पढ़ेंगे जिसमें उसकी वेलोसिटी जब 0 होगी तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, g की इक्वल हो जाएगा। अगर उसकी वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी उस ड्रॉपलेट की तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह हम इसकी नेट फोर्स की बात करते हैं, जो भी इससे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर भी आपको डिस्कशन मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स अगर हम टर्मिनल वेलोसिटी की बात करें तो इसके अंदर नेट फोर्स लिखा हुआ है वेट माइनस ड्रैग फोर्स। इस स्लाइड को डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स इधर देखें, ये वाला कोई ड्रॉपलेट है जो नीचे की तरफ आ रहा है। अब अगर इनिशियली इसको मैंने किसी फ्लूइड के अंदर डिप नहीं किया तो इसके लिए क्या होगा, जब वो नीचे की तरफ आ रहा है तो उसका वेट नीचे को एग्जर्ट हो रहा है तो W इज इक्वल टू mg होगा। अब इसकी हमने देखनी है कि ड्रैग फोर्स क्या है इसके अंदर। तो ज़ाहिर बात है स्टूडेंट्स, जब ये किसी फ्लूइड के अंदर नहीं है ये वाला ड्रॉपलेट तो हमने फर्स्टली लिखा हुआ जो लेफ़्ट साइड के ऊपर है mg माइनस FD को 0 किया हुआ है इज इक्वल टू m में। ये वही वाला फार्मूला है स्टूडेंट जो नेट फोर्स इज इक्वल टू वेट माइनस ड्रैग फोर्स है। mg माइनस एफ डी इज इक्वल टू एम ए। अब एफ डी को 0 क्यों किया हुआ है कि अभी ये किसी फ्लूइड के अंदर नहीं है। जब हम इसको किसी फ्लूइड के अंदर रखेंगे स्टूडेंट्स तब क्या होगा, इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के ऊपर कोई ना कोई चेंजिंग आएगी। तो इनिशियली केस इसका रीड करते हैं कि जब हम एफ डी को 0 कर लेते हैं तो इसका एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी, यानी इसका एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ आ जाएगा और यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम ड्रैग फोर्स एक्ट कर रही होगी। अब स्टूडेंट्स इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा, ड्रैग फोर्स इसके अंदर 0 होगी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स केस जो है, जब हम इसका एक्सेलरेशन लेस देन कर लेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से तो इस केस के अंदर क्या होगा, एम जी माइनस एफ डी डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास ए लेस देन जी आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये वाला केस है कि जिसके अंदर हमारी वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी तक पहुंच गई है और हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। जब वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर पहुंच जाती है या किसी भी जो फ्री फॉल कर रही होती है बॉडी उसकी वेलोसिटी जब टर्मिनल वेलोसिटी हो जाती है तो वो हमें सस्पेंड होता हुआ नज़र आता है एयर के अंदर। जैसे पैराट्रूपर वाली एग्जांपल आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम इसी ड्रैग फोर्स की वैल्यू यानी जो हमने फोर्स की वैल्यू 6 ईटा आर वी पढ़ी थी वो इसके अंदर जब पुट करेंगे
तो एम जी माइनस 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू एम ई आ जाएगा। तो अब इसके अंदर हमने v इज इक्वल टू वी टी रखा है और a इज इक्वल टू 0 रखा है, जो हम अभी बात कर चुके हैं। v इज इक्वल टू वी टी का मतलब है कि जब वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी हो जाती है तो उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। अब इस सारे रिलेशन से हम अगर टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन निकालना चाहेंगे तो वो एम जी ओवर 6 पाई ईटा आर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमने m को इक्वल किया है रो v के। अब रो v के इक्वल क्यों किया है कि हमें सारी टर्म्स को एक r के अंदर यानी सिंगल वेरिएबल के अंदर लेके आना चाह रहे हैं। तो हमने बात की है कि ये वाटर ड्रॉपलेट है जो स्फेरिकल शेप का है, तो इसका वॉल्यूम कैसा होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब स्टूडेंट्स हम इस रिलेशन के अंदर वी टी वाले के अंदर रो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी ओवर 6 पाई ईटा आर लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स के अंदर जो रो की वैल्यू है वो इसके साथ जब 4/3 का रिलेशन हम कैंसिल आउट करेंगे तो वी टी इज इक्वल टू 2 जी आर स्क्वायर रो 9 ईटा आ जाएगी। ये हमारी टर्मिनल वेलोसिटी की इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर ये जो सारी डिस्कशन की हुई है इस स्लाइड से देख के आप इस कैलकुलेशन का फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर एक एग्जांपल आपको 6.1 नज़र आ रही है जो आप खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर हम बात करना चाहें फ्लूइड के फ्लो के फ्लूइड कितनी टाइप्स का होता है, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं उसके फ्लूइड करने की। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम इसका जो स्ट्रीम लाइन फ़्लो है या लेमिनर फ़्लो की बात करेंगे तो नंबर 1 क्या होगा, स्ट्रीम लाइन फ़्लो होता है जब लिक्विड फ़्लो करता है। दूसरा होता है टर्बुलेंट फ़्लो या नंबर 3 होता है आइडियल फ्लूइड। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसकी बात करेंगे इसके अंदर हम जस्ट फ्लूइड फ़्लो के अंदर 3 हमारी डिफाइंस हैं जिसमें हम जस्ट इसकी क्लासिफिकेशन ही पढ़ेंगे कि हम स्ट्रीम लाइन फ़्लो की बात करेंगे या लेमिनर फ़्लो की या टर्बुलेंट फ़्लो की बात करेंगे या इर्रेगुलर फ़्लो इसको कहते हैं। स्ट्रीम लाइन फ़्लो को रेगुलर फ़्लो कहते हैं, टर्बुलेंट फ़्लो को इर्रेगुलर फ़्लो कहते हैं जिसमें कोई रुकावट ना हो उसकी लेयर्स के अंदर। आइडियल फ़्लो स्टूडेंट्स वो होता है जिसके अंदर कुछ कंडीशंस लगेंगी, जो 3 कंडीशंस होंगी उसको भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो जस्ट स्टूडेंट्स आपने इन तीनों की डिफाइंस ही करनी है। The flow is said to be streamlined or laminar flow if every particle that passes a particular point move along exactly the same path as followed by particle which passes the point earlier। स्टूडेंट्स अगर उसके इनिशियल पार्टिकल्स जो हैं वो किसी एक पॉइंट में से गुजरे हैं तो नेक्स्ट जो फ्लूइड आने वाला है वो भी उन्हीं पॉइंट्स के अंदर से गुजरेगा, तो उसको क्या कहेंगे, लेमिनर या स्ट्रीम लाइन फ्लो है। अब स्टूडेंट्स अगर किसी फ्लूइड के अंदर कोई रुकावट आ जाए तो उसकी स्ट्रीम लाइनिंग ज़रा डिस्टर्ब होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये टर्बुलेंट फ़्लो है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट्स अगर हम बात करेंगे कि किसी चीज़ के अंदर से, या आप कह लें कि जब सर्दियों के अंदर आप अपने मुंह से स्टीम निकालते हैं या भाप या धुआं सा निकलता है, तो जब वो इनिशियली स्टेज पर होता है तो उसकी वेलोसिटी भी कुछ ज़्यादा होती है और उसका एक टर्बुलेंट फ़्लो होता है। जब थोड़ा सा वो डिस्टेंस कवर करता है तो वो ज़्यादा फैल जाता है, इसको क्या कहते हैं, जब इनिशियली होता है तो वो लेमिनर फ़्लो के अंदर होता है, तो जब थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करता है तो वो टर्बुलेंट फ़्लो के अंदर, यानी उसमें कोई ना कोई रुकावट आ जाती है तो उसकी लेयर्स थोड़ा सा एक्सपैंड होना शुरू हो जाती हैं, यही टर्बुलेंट फ़्लो है। अब स्टूडेंट्स अगर हम रेगुलर फ़्लो या आइडियल फ़्लो की बात करेंगे तो रेगुलर फ़्लो क्या होता है, The irregular flow or unsteady flow of the fluid is called turbulent flow। ये था स्टूडेंट्स टर्बुलेंट फ्लो। तो नेक्स्ट हम अगर आइडियल फ्लो की बात करें जिसके अंदर कोई रुकावट ना हो, जिसके अंदर कोई पैटर्न में तब्दीली ना आए, तो उसको हम अगर डिस्कस करना चाहेंगे तो उसकी कुछ कंडीशंस होंगी जो उन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। द फ्लूइड इज़ नॉन विस्कॉस, यानी उसकी विस्कॉसिटी ज़ीरो होगी। देयर इज़ नो इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स। नंबर 2 है द फ्लूइड इज़ इनकम्प्रेसिबल, यानी उसकी डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। द फ्लूइड मोशन इज़ स्टडी, यानी उसकी मोशन भी स्टडी होगी। तो स्टूडेंट ये सिंपल सी कुछ टर्म्स हैं जो आपने फ्लूइड फ्लो के अंदर डिस्कस करनी है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।